हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। दिस इज़ योर साइंस टीचर शालिनी मैम। तो मैं आज अपना दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है, आर एनवायरनमेंट के ऊपर। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने इकोलॉजी टाइप ऑफ, हमने इकोसिस्टम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब और 10% एनर्जी लॉ, पिरामिड्स, ट्रॉफिक लेवल्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर हम सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बट फिर से एक बार रिमाइंडर दे रही हूँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें सबके साथ। और कोई भी अगर आपकी क्वायरी होती है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिखकर भेज सकते हैं। यू विल गेट द रिप्लाई, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भी एक अच्छा सा कमेंट उसके लिए कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक पॉल्यूशन। Any desirable change in physical, chemical or biological characteristics of air, water or soil। अगर एयर, वाटर या सॉइल की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंज आता है, एयर, वाटर या सॉइल की फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी चेंज आता है, कैसा चेंज? अनडिजायरेबल, जो हमें नहीं चाहिए, अनडिजायरेड, ठीक है। अब पॉल्यूशन, अगर एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, तो ये हमारा डिज़ायर नहीं है कि हम पॉल्यूटेड वाटर पिए, पॉल्यूटेड एयर इनहेल करें, ठीक है। पॉल्यूटेड सॉइल के ऊपर हम प्लांट्स ग्रो करें जिसके ऊपर ग्रो भी नहीं हो सकते। तो ये सब क्या है, हमारी सब अनडिजायरेबल अगर कोई चेंज आ जाता है फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली इनके एनवायरनमेंट के अंदर, किसके एनवायरनमेंट में? एयर, वाटर या सॉइल के, तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। और उसका कॉज क्या होता है? देयर बाय अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एडवर्सली विच पुट अ बैड इफेक्ट। एडवर्सली का मतलब बैड इफेक्ट, उसकी वजह से बैड इफेक्ट आता है, ठीक है। तो अगर इनके एयर, वाटर या सॉइल के अंदर फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली कोई भी एडवर्स इफेक्ट की वजह से इसके ऊपर हमारा एनवायरनमेंट हार्म होता है, देन इट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। और जिन फैक्टर्स की वजह से, जिन एजेंट्स की वजह से ये कॉज होता है, उन्हें हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। एसिड रेन कौन कॉज करता है? जो एग्जॉस्ट निकलते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल बर्न करने से प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, तो ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एसिड रेन के लिए, ठीक है। तो एसिड रेन इज अ टाइप, किसकी वजह से आ रही है? पॉल्यूटेंट्स की वजह से। और पॉल्यूटेंट्स क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सब एसिड रेन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। नाउ अब इन सब पॉल्यूटेंट्स को कोई हमारे एनवायरनमेंट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या गॉड तो ऊपर से नहीं भेज रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? खुद हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। दीज आर कॉज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन कैसे रिस्पॉन्सिबल है? हाउ डू वी इफेक्ट द एनवायरनमेंट? हाउ डू वी इफेक्ट द एनवायरनमेंट? तो दीज आर द थिंग्स, हाउ डू वी इफेक्ट, व्हाट एडवर्स इफेक्ट वी आर पुटिंग ऑन द एनवायरनमेंट, दीज आर कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली। सी, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन की लेयर डिप्लीट हो रही है। क्यों डिप्लीट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो दिस इज द एडवर्स इफेक्ट विच वी आर कॉजिंग ऑन द एनवायरनमेंट। अल्ट्रावायलेट रेज उसके अंदर से आ रही हैं और हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट कर रही है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हम वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते, वी आर थ्रोइंग गार्बेज हियर देयर, प्लास्टिक बॉटल, यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स, ऑल दिस, व्हाट इज दिस? वी आर नॉट डिस्पोजिंग द वेस्ट प्रॉपरली। ये भी अभी हम सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी। एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट होने की वजह से क्या होता है? हमारा पूरा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज हर्बीवोरस आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स एंड कार्निवोर्स आर डिपेंडेंट ऑन द हर्बीवोर्स। तो क्या हुआ? पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम, पूरी फूड चेन ही डिस्टर्ब हो गई। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। अननेसेसरली हम वी आर कटिंग द ट्री बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन के लिए किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किए जा रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करने के लिए कॉलोनीज डेवलप की जा रही हैं, पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय करके। तो क्या होता है इसकी वजह से? फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है, हमारी वाइल्ड लाइफ एक्सटेंड हो रही है इसकी वजह से, बहुत सारी रेयर स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रॉय हो रही है इसकी वजह से। तो दैट इज कॉज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। देन अननेसेसरी यूसेज ऑफ एनर्जी। अननेसेसरी यूसेज ऑफ एनर्जी में क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी, हमने स्विच ऑन करा बल्ब और फैन, और उसको फिर स्विच ऑफ नहीं करते हैं रूम से बाहर जाते हुए। स्कूल में भी और घर में भी हमने ये हैबिट यूज़ की हुई है। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। तो ये सब चीज़ों को हमारे को थोड़ा कंट्रोल करना होगा।
उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर हम अगर एंड ऑफ द रोड भी हम कुछ परचेज करने जा रहे हैं, मम्मी भेजती हैं किसी काम के लिए, तो क्या होता है, अपना व्हीकल निकाला, टू व्हीलर निकाला और इमिडिएटली वी रश अप ऑन द व्हीकल। तो क्या इतना हम वॉक करके नहीं जा सकते हैं? तो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर यूजिंग द फ्यूल अननेसेसरली। सो दैट इज द अननेसेसरी यूज ऑफ एनर्जी। ओके, नाउ एक्सटेंसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स का एक्सटेंसिव यूज हो रहा है एग्रीकल्चर फील्ड में। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से तो बहुत सारा है। सॉइल पोल्यूट होती है, जो सीवेज आता है, जो वेस्ट आती है इंडस्ट्रीज से। वाटर पोल्यूशन होता है, सीवेज जाता है वाटर के अंदर। एयर पोल्यूट होता है बिकॉज ऑफ द स्मोक कमिंग फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रीज। और जो गार्बेज निकलता है केमिकल फैक्ट्रीज से, जो गार्बेज आता है, गैस लीकेज होती है, तो ये सब क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन ही तो कॉज कर रहे हैं। क्या इनफेक्ट हमारा हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। देन ओवर पॉपुलेशन, इन सब का कॉज क्या है? ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है तो इन सब चीज़ों की हमारे को ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत पड़ती है तो फिर दिस नीड्स पुट अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सो दिस इज हाउ वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरनमेंट. These are the factors which shows. Okay, so let's start with ozone layer depletion. Okay students, first we will take ozone layer and its depletion. Ozone layer कैसे बनती है और इसका डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है, ये हम देखते हैं. तो सबसे पहले ओजोन है क्या? ओजोन इज अ डेडली पॉइजन. ओजोन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज O3. दिस इज ओजोन मॉलिक्यूल. इट इज रिप्रेजेंटेड एज O3. ओजोन इज अ डेडली पॉइजन. अपने आप में एक पॉइजन है ये गैस, form from oxygen molecule due to the effect of ultraviolet rays of the sun. ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनती है. Now you can see this is one oxygen molecule. जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ के एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ती है तो एक ब्रेक डाउन इनटू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो जब भी आपसे ओजोन लेयर फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन एटम में. एंड यू हैव टू गिव बोथ ऑफ दीज रिएक्शंस. ये दोनों रिएक्शंस हमारे को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी और देनी भी पड़ेगी, लिखनी भी पड़ेगी. 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, कंप्लीट क्वेश्चन आया था. ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे बनती है ओजोन लेयर, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है और उससे प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है. ठीक है, तो ये तीनों सेट के अंदर ये क्वेश्चन था. 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज नोट इट डाउन. ओजोन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन एटम में, 2 ऑक्सीजन एटम में. 1 मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 ऑक्सीजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. ठीक है, ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ये प्रोसेस होता है. अब जो ये ऑक्सीजन एटम ब्रेक डाउन होते हैं तो 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म 1 ओजोन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये पहले ब्रेक डाउन होते हैं एटम में, 2 एटम में ऑक्सीजन के, और एक एटम कंबाइन करता है ऑक्सीजन के, तो 2 + 1 3, 2 + 1 3, तो ओजोन का मॉलिक्यूल ऐसे बनता है. तो ये दोनों रिएक्शंस हमारे को देनी पड़ेंगी जब हम इसकी फॉर्मेशन बताएंगे. समझ में आ गया आप लोगों को? पहले ये ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 एटम्स बनते हैं, 2 एटम में से एक एटम कंबाइन करता है एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एंड इट फॉर्म्स ओजोन मॉलिक्यूल O3. नाउ ओजोन का रोल क्या है हमारी उसमें? इट प्रिवेंट्स द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. अर्थ तक पहुंचने के लिए उनको रोकते हैं. अब ये जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, जहाँ पर होल हो रहा है, डिप्लीशन का मतलब क्या है? होल हो रहा है अर्थ की सरफेस के ऊपर. तो क्या हो रहा है? ये अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंच रही है, हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है, हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट कर रही है. और क्या हार्मफुल इफेक्ट कर रही है ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो डिप्लीशन किस वजह से हो रही है और कैसे उससे प्रिवेंट किया जाना चाहिए. नाउ ओजोन लेयर कैसे बनती है मैंने अब आपको बताया. अब डिप्लीट क्यों हो रही है? डिप्लीशन, हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है ये तो पता ही है अब आपको कि अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंचती है. अब डिप्लीशन का रीजन क्या है? डिप्लीशन का रीजन है कुछ हार्मफुल केमिकल जैसे कि CFCs, ठीक है, या फिर कुछ पेस्टिसाइड्स जो स्प्रे करते हैं और वो सीधा एनवायरनमेंट में जाते हैं एंड रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर. तो CFC उन केमिकल्स के अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. CFC की फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरो, C फॉर क्लोरो, F फॉर फ्लोरो एंड C फॉर कार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? रेफ्रिजरेटर में से, फायर एक्सटिंग्विशर में से,
ठीक है, एसीज में से, एरोसोल स्पेयर्स जो हैं जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं उनमें से, तो इन सब में से जो ये रिलीज हो रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। अब होता क्या है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये फ्लोरीन और क्लोरीन में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, और ये क्लोरीन और फ्लोरीन जो होती हैं ये ओजोन लेयर को स्प्लिट कर देती है दोबारा से ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और O में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जिस एरिया में ओजोन की कवरिंग थी वहाँ से वो स्प्लिटिंग हो रही है ओजोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में और O में। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहाँ तो नहीं है ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारे को यहाँ पर है, तो वहाँ डिप्लीट हो रही है। ओजोन हमारे को जो प्रिवेंट कर रही थी अल्ट्रावायलेट रे से, वो वहाँ से रिमूव होती जा रही है। और वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं ये इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ओजोन के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर रहे हैं दोबारा से ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो इस वजह से ये डिप्लीशन इसकी स्टार्ट हो गई एंड नाउ दे वहाँ पर होल्स होने शुरू हो गए और उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस जो है अर्थ के अंदर एंटर कर रही है। दिस इज हाउ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज एंड दैट द कॉज इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से आ रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर से, रेफ्रिजरेटर से, पेस्टिसाइड से, एरोसोल स्पेयर्स से, एसीज से। तो इनको जब हम डिस्कार्ड करते हैं, जब हम इन्हें फेंक देते हैं, यूज़ में नहीं आते हैं हमारे, तो क्या होता है, तो इनमें से ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो रिलीज होते हैं ये इसे स्प्लिट करते हैं ओजोन लेयर एनवायरमेंट के अंदर मिक्स होकर, ठीक है। दिस इज हाउ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज टेकिंग प्लेस। नाउ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट कॉज ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सबसे पहले स्किन कैंसर, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज सबसे पहले डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ेगी, स्किन के ऊपर पड़ेगी, तो स्किन कैंसर। देन ल्यूकेमिया, ठीक है, एक तरह का कैंसर ही होता है। ब्रेस्ट कैंसर, डैमेज इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी कम कर रही है अल्ट्रावायलेट रेज। हार्मफुल इफेक्ट ऑन आइज, कैटरेक्ट होते हैं इसकी वजह से, जिसे मोतिया कहते हैं हिंदी में। तो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमंस। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको ये मालूम होने चाहिए। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन आइज, डैमेज द इम्यून सिस्टम, ल्यूकेमिया, स्किन कैंसर। अब हम इससे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो भाई जब ये कॉज इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो हमारे को इसी को तो रोकना पड़ेगा सबसे पहले। तो मेजर टू कंट्रोल द ओजोन लेयर डिप्लीशन, मैंने यहाँ पर मेंशन किया, लिमिटेड प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इन्हें डिस्कार्ड ना किया जाए, इन्हें रिसाइकिल किया जाए इन प्रोडक्ट्स को, ठीक है, डिस्कार्ड करने से। और आजकल तो जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनके अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह क्या यूज होता है, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, HFCs। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना यूज करके HFCs यूज किया जाता है। मिनिमाइज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का कम से कम यूज करें, ठीक है, एरोसोल स्प्रेयर्स का कम से कम यूज करें। तो अगर इसकी जगह हम ये यूज करते हैं तो हम ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा रहे हैं। रिसाइकिल द प्रोडक्ट्स इन प्लेस ऑफ गार्बेजिंग देम, थ्रोइंग देम, ये सब बहुत हार्मफुल इफेक्ट हमारे को करते हैं एनवायरमेंट के ऊपर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कीप इट इन योर माइंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2019 में पूछा जा चुका है ये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको समझना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा इसको। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल विद द इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेन। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहे हैं फूड चेन के अंदर, वैसे वैसे हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। विद द इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस। अब सबसे पहले ये पिरामिड में हम आपको बता चुकी हूँ, सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स विच आर हर्बीवोर्स, then secondary consumer which are carnivores and then tertiary consumer which are top carnivores, ठीक है ना। तो यहाँ पर होते हैं हमारे प्लांट्स, यहाँ पर होते हैं हमारे हर्बीवोर्स, यहाँ पर होते हैं हमारे कार्निवोर्स, यहाँ पर होते हैं हमारे टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स कहाँ पर पाए जाएंगे, इनके अंदर। अब कैसे, पेस्टिसाइड्स लाइक DDT स्प्रेड इन द क्रॉप्स टू किल पेट्स। अब यहाँ पर हमने
प्लांट्स को ग्रो किया, इसके ऊपर से पेस्ट को किल करने के लिए हमने इसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे किए। अब पेस्टिसाइड्स जो हैं जो प्लांट्स के अंदर गए वो या तो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर वो शूट के थ्रू सारी प्लांट बॉडी में पहुंचेंगे, और या फिर डायरेक्टली जो वेजिटेबल या फ्रूट्स उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं उसके ऊपर स्टिक हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अब हर्बीवोर इसको ईट करेगा, जो भी एनिमल इसको ईट करेगा, जो भी ह्यूमन बीइंग इसको ईट करेगा, क्या होगा, ये केमिकल उसके अंदर जाएंगे। अब ये केमिकल फिर किसके अंदर जाएंगे, जो कार्निवोर इसके ऊपर फीड करेगा। फिर ये केमिकल किसके ऊपर जाएंगे, टॉप कार्निवोर के ऊपर जाएंगे। अब इस हर्बीवोर ने तो खाली कुछ प्लांट्स खाए होंगे, बट इस कार्निवोर ने तो ऐसे बहुत सारे हर्बीवोर, फिर इसके अंदर तो जैसे 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 ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है, इन हार्मफुल केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है विद इंक्रीज इन ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, क्योंकि इसने खाली एक प्लांट खाया, पर इस कार्निवोर ने तो ऐसे बहुत सारे हर्बीवोर्स खाए होंगे, और इस टॉप कार्निवोर ने ऐसे बहुत सारे कार्निवोर्स खाए होंगे, तो इसके अंदर तो बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन चला गया हार्मफुल केमिकल्स का। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इन चारों ट्रॉफिक लेवल के अंदर सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किसके अंदर होगा, सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स किसके अंदर होगा, तो याद रखिएगा टॉप कार्निवोर। टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर दे विल सफर विद मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर आपको कंपैरिजन पूछा जाता है चारों उसमें ट्रॉफिक लेवल्स में, तो सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हार्मफुल केमिकल्स अगर दैट विल बी विद टर्शरी कंज्यूमर्स। तो मैं आपको यही स्टेप समझा रही थी कि पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी स्प्रेड्स इन द क्रॉप्स टू किल द पेस्ट। अब इनको पेस्ट को किल करने के लिए हम स्प्रे करते हैं, वो या तो रूट से एब्जॉर्ब कर लेती है या फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ स्टिक हो जाते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन बींग्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब चाहे वो डायरेक्टली प्लांट्स को फीड करें हम लोग, और या फिर किसी हर्बीवोर्स को फीड करें। ठीक है, तो ह्यूमन बींग चाहे किसी हर्बीवोर एनिमल के थ्रू आए, या फिर अगर ये हार्मफुल केमिकल इस एनिमल के अंदर एंटर कर गए हैं तो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में भी एंटर करेंगे इफ वी आर नॉन वेजिटेरियन, और अगर हम वेजिटेरियन है तब भी प्लांट्स के थ्रू हमारे अंदर एंटर करेंगे। तो दोनों केसेस में ये हार्मफुल केमिकल्स हमारे अंदर एंटर करेंगे ही करेंगे। एंटर द फूड चेन एंड गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी कॉजिंग डिसऑर्डर्स ऑफ। अब इसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनी पे इफेक्ट होता है, ब्रेन के ऊपर इफेक्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होता है हमारे। तो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज ड्यू टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन टॉप कंज्यूमर्स में, टॉप कार्निवोर्स में होगा, टर्शरी कंज्यूमर्स में होगा, और जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है हार्मफुल केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, एंड दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इस डैमेज से बचा कैसे जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, केमिकल्स का ना यूज करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या क्या आता है, जैसे मैन्योर यूज कर रहे हैं उसमें तो हार्मफुल केमिकल्स नहीं जाएंगे, बायो फर्टिलाइजर्स यूज करें, बायो पेस्टिसाइड यूज करें, और आजकल तो वैसे भी जो वेजिटेबल्स बहुत सारे अब ट्रेंड में आ चुका है ये कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं उनको, अब तो पीपल आर यूजिंग दिस प्रोसेस एट होम इटसेल्फ, दे आर ग्रोइंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट होम इटसेल्फ, क्योंकि ये सब हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओनली वे टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस डिजीजेस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है ग्लोबल वार्मिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड यूट्रोफिकेशन। पहले ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, इंक्रीज भी कैसा, एबनॉर्मल टेम्परेचर तो बढ़ जाता है सन की हीट से समर्स के अंदर, एबनॉर्मल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अभी रीजन क्या है इसका, कॉज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये 2 ग्रीन हाउस गैसेस का नाम याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। इनकी वजह से अब होता क्या है, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है वो अर्थ सरफेस के ऊपर आती है। ठीक है, दिस इज अर्थ सरफेस। अब ड्यू टू रिफ्लेक्शन मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक, बट इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कुछ रेडिएशन जो होती है वो अर्थ सरफेस पे एब्जॉर्ब कर ली जाती है। अब सारी रेडिएशन अगर वापस चली जाएगी तो अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होगा, तो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली जाती है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है,
बट अगर इनका कंटेंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाएंगी, और जब ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाएंगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ रहा है, मीथेन का कंटेंट बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, एंड दैट इज कॉज ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस. तो दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. अब इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अब इसकी वजह से क्या हार्मफुल इफेक्ट हो रहे हैं हमारे ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर. इट कॉजेज मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है. जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, सी लेवल का या रिवर्स का जो है वाटर लेवल राइज करेगा. अब जब वो सी लेवल का वाटर लेवल राइज करेगा तो क्या होगा, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर फ्लड आने शुरू हो जाएंगे अननेसेसरी, अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होते रहेंगे, ठीक है. तो आपने सुना भी होगा बहुत सारे ग्लेशियर्स, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो अब मेल्ट होने लगे हैं, ठीक है. तो उनकी वजह से फ्लड्स आने लगेंगे कोस्टल एरिया में. तो दिस इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सेकेंड है यूट्रॉफिकेशन. अब यूट्रॉफिकेशन है, पहले मैं आपको बता दूं, सपोजिंगली दिस इज अ क्रॉप फील्ड, इसके पास कोई वाटर बॉडी है, कोई पॉन्ड है, ठीक है. अब हम इस क्रॉप फील्ड के अंदर एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का. रेनफॉल हुई, यहाँ से ये थोड़ी सी सॉइल फ्लो करके इस वाटर बॉडी के अंदर चली गई, ठीक है. जब ये सॉइल यहाँ से फ्लो करके इस वाटर बॉडी के अंदर चली गई तो क्या होगा, यहाँ पर एक्सेसिव ग्रोथ होने लग जाएगी एल्गी की, क्योंकि और कुछ तो फर्टिलाइजर्स की वजह से उसमें ग्रो नहीं करेगा, तो एल्गी ग्रो करने लग जाती है. अब जब वो एल्गी ग्रो करने लग जाएगी तो इट विल कवर, आपने देखा होगा छोटे छोटे पॉन्ड्स, छोटे छोटे रिवर्स के ऊपर ऐसे एल्गी ग्रीन ग्रीन, जहाँ पर वाटर स्टेगनेंट होता है, पूरी कवरिंग कर लेती है. तो अब उसकी वजह से क्या होता है, ना तो सनलाइट अंदर जा पाती कि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको सनलाइट मिल पाए, और जितनी ऑक्सीजन होती है एल्गी उस वाटर बॉडी की सारी एब्जॉर्ब करने लग जाती है. अब उसमें जो एनिमल्स भी रह रहे होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो एनिमल्स भी डेड हो जाते हैं और वो प्लांट्स भी डेड हो जाते हैं, क्योंकि ना तो उन्हें सनलाइट मिल रही, क्योंकि उन्होंने पूरी कवरिंग कर ली पूरी वाटर बॉडी की, एल्गी की इतनी ग्रोथ हो गई, ठीक है. और उसके बाद जो उसमें एनिमल्स रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि सारी ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय दीज एल्गी, ठीक है. तो इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड दिस इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है कि जब किसी क्रॉप फील्ड से वाटर बॉडी, जो नियर बाई वाटर बॉडी होती है, वहाँ पर पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स फ्लो करके पहुँच जाते हैं, तो इट लीड्स टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ algae, and which is responsible for the death of the aquatic animals and plants present in this water body. तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन. ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द नियर बाई क्रॉप फील्ड ऑफ द वाटर बॉडीज, एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी टेक प्लेस. एक्सेस ग्रोथ होने लग जाती है एल्गी की यहाँ पर, विच एब्जॉर्ब्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी, और वो वाटर बॉडी से सारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लीडिंग टू द डेथ ऑफ वाटर एनिमल्स एंड प्लांट. इसकी वजह से वाटर एनिमल्स और प्लांट्स की डेथ हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन. आई होप आपको बहुत सिंपलर तरीके से मैंने समझाया है, समझ में आ गया होगा. प्लीज नोट डाउन दीज इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. नेक्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो biodegradable waste and non-biodegradable waste. So by the term biodegradable and non-biodegradable we can identify. So which can be degraded. Degraded मतलब हम decompose कर सकते हैं. Waste material which can be broken down into simpler and non-poisonous substance by microorganisms is known as biodegradable waste. वो वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से सिंपलर और नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट की जा सकती है, उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. कन्वर्ट की जा सकती है. इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाता है. आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया जा सकता है, 4-5 एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं और आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि आइडेंटिफाई करिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को. तो मैंने आपके लिए बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स लिख दिए जिससे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है. तो पहले तो हम डिफरेंस समझते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गई जिनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और ये कौन करता है डिकम्पोज? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अगर दो डिफरेंस आ जाते हैं तो यहाँ आधा पार्ट डिवाइड करिए और यहाँ पर
आधा पार्ट। दिस इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ एग्जाम्पल, कैटल डंग आसानी से डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। कंपोस्ट एनिमल बोन्स, इट कैन बी डिकम्पोज्ड। लेदर, स्किन का ही तो बना हुआ है लेदर, एनिमल स्किन का ही तो बनता है, तो इट कैन बी डिकम्पोज्ड। टी लीव्स, हमारी किचन की ज़्यादातर जो एनिमल और वेजिटेबल पील्स होती हैं वो भी डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है। लीव्स, ड्राई लीव्स थोड़े दिन में कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है। फ्लावर्स हो गए, ब्रांचेज हो गई, ठीक है, स्ट्रॉ हो गई, तो ये सारी जो चीज़ें हैं दीज आर ऑल बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर और नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो नहीं कन्वर्ट किए जा सकते सिंपलर या नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में, उन्हें हम कहते हैं कि किसकी हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसकी एग्जाम्पल है DDT, ठीक है, फर्टिलाइजर है। प्लास्टिक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक भी ऐसे पड़ा रहेगा, इट विल नॉट डिकम्पोज। इवन आप बर्न भी करते हैं तब भी आप देखिएगा उसमें से कितना सारा स्मोक निकलता है, तब भी थोड़ा सा एंड में बाय प्रोडक्ट बच जाता है, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज। पॉलीथीन बैग्स, पूरे का पूरा रिवर ब्लॉकेज हो जाता है, पूरे के पूरे आपके सीवेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है, पर ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। देयरफॉर गवर्नमेंट हैज बैन्ड द पॉलीथीन बैग्स नाउ, इन प्लेस ऑफ दिस जूट बैग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। देन बॉल पेन्स कभी भी थ्रो नहीं करना चाहिए। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, मैंने एक बैग रखा हुआ है, गार्बेज बैग, ऐसे प्लास्टिक बॉटल्स के लिए और इनके लिए, जो ऐसे इवन मेरी पेन की रिफिल भी ख़त्म होती है तो मैं उसी के अंदर थ्रो कर देती हूँ। अब वो जाएगा गार्बेज, जब मैं पूरा करती हूँ तो फिर एक साथ ही डिस्कार्ड करती हूँ, ठीक है, तो वो जाएगा, फिर उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाएगा। बट कभी भी मैंने थ्रो नहीं करा। इवन आई एम ट्रैवलिंग इन अ कार, तो आई कीप अ पॉलीथिन विद मी और अ बैग विद मी इन विच आई कीप ऑल द गार्बेज ओवर देयर, सो दैट वी कैन थ्रो इट आफ्टर वेयर एवर वी स्टॉप। बट आई नेवर थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। प्लीज कीप दीज थिंग्स, स्मॉल थिंग्स इन योर हैबिट। सो जितने भी बॉल पेन की रिफिल्स मेरे ख़त्म होते हैं, पेन के रिफिल ख़त्म होते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हमारी यूज़ होके, कोल्ड ड्रिंक की या कोई वाटर बॉटल है या जूस की बॉटल है, उसे मैं एक बैग के अंदर स्टोर करती रहती हूँ और फिर रिसाइकलिंग के लिए भेजती हूँ। सिंथेटिक फाइबर्स, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। मेटल आर्टिकल्स जैसे एल्यूमिनियम केन हो गए, ठीक है, टिन केन हो गए, आपकी एल्यूमिनियम फॉयल हो गई, आपकी सिल्वर फॉयल हो गई, ये डिकम्पोज नहीं होती हैं। आयरन नेल्स, नेल पड़ा रहेगा, ग्लास नहीं होते हैं डिकम्पोज। रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं होती है डिकम्पोज, रेडिएशंस निकलती रहती हैं उसमें से। सो दीज ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसमें से कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आपको मालूम होना चाहिए। नाउ हाउ शुड वी डिस्पोज द वेस्ट और गार्बेज, ठीक है, हम कैसे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं गार्बेज डिस्पोजल के लिए और वेस्ट डिस्पोजल के लिए। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स? तो सबसे पहला है सैनिटरी लैंडफिल्स। सैनिटरी लैंडफिल्स के अंदर क्या किया जाता है, बड़े बड़े पिट्स डग कर दिए जाते हैं, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, उनके अंदर जितना गार्बेज होता है उसको डग कर दिया जाता है और उसे ऊपर से सॉइल से कवर कर दिया जाता है। सॉइल से कवर करने के बाद या तो उसके ऊपर कोई गार्डन बना दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, गार्डन बना दिया या कोई प्लांट ग्रो कर दिया, ट्री ग्रो कर दिया, तो वो गार्बेज नीचे चला गया सारा और वो डिकम्पोज होता रहेगा। तो इस तरह का जो मेथड होता है दैट इज़ वेरी यूजफुल। एक तो उसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर, कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई फाउल स्मेल नहीं आ रही, कोई डिजीज़ नहीं स्प्रेड होती। तो एक पिट बना देनी चाहिए और उसके अंदर डग कर देना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल, ताकि वो डिकम्पोज होता रहे और उसके ऊपर ट्री या छोटा सा कोई एक गार्डन बना दें उस एरिया के ऊपर। सो इसे हम कहते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स। लो लाइंग एरिया के अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं। देन अनदर इज इंक्लिनेशन बर्निंग। इंक्लिनेशन बर्निंग क्या होते हैं, बड़े बड़े अवन्स होते हैं, फॉरेन के अंदर ये बहुत यूज़ किया जाता है मेथड। तो वहाँ पर जितना गार्बेज होता है, सिटी गार्बेज होता है, कलेक्ट करके उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब हम देखते हैं यहाँ पर इंडिया में क्या हो रहा है, जरा सी कहीं पर लीव्स या कहीं पर कुछ होता है तो उसको बर्न करना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आसपास की जो सोसाइटी है वहाँ पर एयर पोल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। कोई लीव्स इकट्ठी हो गई, कहीं पर ड्राई लीव्स इकट्ठी हो गई, गार्बेज इकट्ठा हो गया, उसको बर्न कर देते हैं, तो दैट लीड्स टू एयर पोल्यूशन। तो ये सब ना करके इस तरह के इंक्लिनेटर्स बनाने चाहिए, अमन्स बनाने चाहिए,
तो ये फॉरेन में ये मेथड बहुत यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर सारा गार्बेज डाल दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है और बहुत हाई चिमनी लगी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो सोसाइटी है उसको भी इफेक्ट नहीं करता, तो डिफरेंट सोसाइटी से वो कलेक्ट करते। तभी तो आप देखिए बाहर की जो रोड्स वगैरह वो कितनी क्लीन होती हैं। बायोगैस, जितना भी बायोगैस के जो प्रोड्यूस होती है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द गार्बेज। गार्बेज आपको पता ही है, काउ डंग से, ड्राई लीव से, स्ट्रॉ से, इन सब से बायोगैस बनती है। और इवन जो बायोगैस के बाद जो स्लरी बच जाती है उसको भी हम मैन्योर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर तो कुछ वेस्ट बचता ही नहीं है। स्लरी इज़ यूज एज मैन्योर, जो रिमेन में स्लरी बच जाती है इनमें उसे हम मैन्योर की फॉर्म में यूज़ करते हैं और बाकी हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो सारा तो हमारा वेस्ट भी डिकम्पोज हो गया और हमारे को गैस भी मिल रही है कुकिंग के लिए, फ्यूल भी मिल रहा है, और जो एंड में स्लरी बच जाती है उसको हम मैन्योर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सो थर्ड इज बायोगैस। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी रिसाइकिल्ड। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैंने आपको इतनी सारी बताई, जैसे कि ग्लास हो गए, मेटल पीसीज हो गए हमारे, ठीक है, इन सबको हमारे को रिसाइकलिंग के लिए भेज देना चाहिए। प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, मैंने अपने घर में बैग बना रखा है। आप भी आज से ये ट्रेंड स्टार्ट करिए, कभी भी थ्रो मत करिए। इवन एक आपका पेन भी खत्म हो जाता है, उसकी रिफिल खत्म हो जाती है, उसे थ्रो मत करिए, वो डिकम्पोज नहीं होगा कभी भी, ऐसे एज इट इज़ रहेगा। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात ये होती है कि जो पॉलीथीन्स के साथ हम फूड थ्रो करते हैं, कुछ भी थ्रो करते हैं, वो सारे एनिमल्स एज इट इज़ अंदर लेते हैं। आप सोचिए आप एक एनिमल को किल भी कर सकते हो उसकी वजह से। अब वो उस पॉलीथीन में से कोई काऊ अगर कुछ फूड लेना चाहती है, अगर आपने उसके अंदर कुछ करके रखा है या थ्रो करा है, तो वो उसके साथ वो पॉलीथीन भी ले लेगी और वो उसकी इंटेस्टाइन में, स्टमक में, कहीं पर भी कट जाएगा क्योंकि डिकम्पोज तो होगा ही नहीं। तो यू आर किलिंग एन एनिमल ऑल्सो। सो प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स। तो इन्हें हमें रिसाइकलिंग के लिए भेजना चाहिए। इनसे फेंक नहीं रहे, हम एक जगह कलेक्ट करके रख रहे हैं, फिर उसे रिसाइकलिंग में भेज दो। रिप्लेसिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बाय बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम प्लास्टिक बैग की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? जूट बैग यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग की जगह, पॉलीथीन बैग की जगह, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं जूट बैग यूज़ कर सकते हैं, पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने घर से एक बैग लेके जा सकते हैं, क्लॉथ बैग लेके जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग को यूज़ करने के बजाय। फिर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी आपको बताया बायो मैन्योर्स वगैरह, तो उनकी जगह हम तो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को हटाकर हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, बायो मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से प्लास्टिक कप्स की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं पेपर कप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर तो डिकम्पोज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से रिप्लेस भी कर सकते हैं। देन अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इट लीड्स टू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एंड सीवेज वेस्ट बिफोर डिस्पोजल, इन्हें डिस्पोज करने से पहले इनमें से जो हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं उनको ट्रीट कर लेना चाहिए। जैसे कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं, कुछ प्लास्टिक है, कुछ पॉलीथिन्स हैं, इन सबको सेपरेट करके फिर सीवेज में डिस्पोज करना चाहिए। और ये इंडस्ट्रीज़ की बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। और दूसरा जो हमारे घर से सीवेज में जाता है उसका हमारे ऊपर बहुत रोल है, जो मैंने अभी आपको बताए हैं चीज़ें। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरमेंट, फॉर प्रिवेंटिंग आवर एनवायरमेंट, सो वी हैव टू टेक द इनिशियल स्टेप्स। ओके स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, हाउ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ हार्मफुल फॉर अस। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो हार्मफुल होती ही होती है, बट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हमारे लिए कैसे हार्मफुल है ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप कहेंगे डिग्रेड हो जाती है, फिर वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। अब आपने देखा होगा जगह जगह पे गार्बेज इकट्ठा रहता है, पूरा हमारे घर से भी जो गार्बेज जा रहा है वो पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें से कितनी फाउल सी स्मेल, जब आप वहाँ से पास होते हैं या रेनी सीजन चल रहा है और उसकी वजह से वहाँ पर कितनी फाउल सी स्मेल आने लग जाती है, ठीक है ना। तो आपका इन्वायरमेंट क्या होता है, और आसपास के जो घर है वहाँ पर वो स्मेल पहुँचती है, तो पीपल फील वेरी अनईजी टू लिव ओवर देयर। सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी अगर कहीं पर कलेक्ट हो रही है तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस। ये नहीं है कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। तो लीड्स टू द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटो। अगर वो बायोडिग्रेड, ये तो है नहीं कि आज थ्रो किया और एकदम से डिग्रेड हो गई, इट विल टेक टाइम।
तो जब तक डिग्रेड नहीं हो रही है तब तक वहाँ पर क्या होता है, फ्लाइज और मॉस्किटोज ब्रीड करने लग जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है आसपास के उसमें हार्मफुल, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कॉजिंग मैनी हार्मफुल डिजीज, मलेरिया, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत सारी हार्मफुल डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी अगर कहीं पर कलेक्ट हो रही है तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। ये मत सोचिएगा कि डिग्रेड हो जाती है, इमीडिएटली डिग्रेड नहीं होती है वो। प्रोड्यूसेस फाउल स्मेल, मैंने भी आपको बताया, और इसकी वजह से पूरा हमारा एनवायरनमेंट जो है वो हार्म करता है। हम वहाँ पर मतलब जो आसपास की एरिया में रह रहे होते हैं लोग, उनको वो स्मेल पहुँचेगी एंड इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर देम। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नोट इट डाउन। अब एक चीज़ मेरे को आपको बतानी है, आपको ये वाला चैप्टर बहुत आसान है, फिर से मैं आपको बिगिनिंग से बता चुकी हूँ, तो इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बार बार पढ़ना पड़े, कुछ पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं तो उनको आपको देखना पड़ेगा, ओजोन लेयर डिप्लीशन के अंदर उनकी रिएक्शंस हैं वो देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर एंड आई होप मैंने आपको बहुत आसान तरीके से क्लैरिफाई कर दिए हर टर्म्स। तो आप इसे पॉज कर करके भी दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी आपकी कोई क्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई विल बी सून बैक विद माई न्यू वीडियो। बाय, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।